प्रणाम ताई, प्रणाम मनीष जी, संदीप जी, सभी का अभिनंदन। आज मेरा विषय है। एक्चुअली मैंने विषय की सूची देखी और उसमें 2 विषय मुझे बड़े जुड़कर मैं बोल पाऊँ ऐसा मुझे लगा। एक था धर्म संकल्पना और दूसरा विद्यापीठ के 5 तपों का विवरण। तो इन दोनों को थोड़ा जोड़कर मेरा विषय आज रहेगा पुरुषार्थ और शिक्षा। और इसमें 2 विभाग मेरे रहेंगे, एक तो पुरुषार्थ की शिक्षा, और दूसरा ऐसी शिक्षा व्यवस्था बने उसके लिए पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ की शिक्षा और शिक्षा का पुरुषार्थ, इस रूप में मेरा आज का प्रस्तुतिकरण रहेगा। तो पहला इसमें हिस्सा हम लेंगे पुरुषार्थ की शिक्षा के बारे में। और इसमें हम जानते ही हैं कि 4 पुरुषार्थ की हम हमेशा बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसमें भी धर्म, अर्थ और काम तो क्रिया आधारित पुरुषार्थ हैं। क्रिया से परे जाएंगे तो मोक्ष की हम बात करते हैं। तो जब हम पुरुषार्थ की शिक्षा की बात करें तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के पुरुषार्थ की शिक्षा की हम बात पहले करेंगे। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ। अभी धर्म पुरुषार्थ की या धर्म की जो परिभाषा है वो मनुस्मृति में बताई, धारणाद धर्म मित्याहु, धर्मो धार्यते प्रजा। हाँ, धारण करता है इसीलिए उसको धर्म कहते हैं। जो प्रजाओं को धारण करे, ऐसे धर्म की बात, ऐसा परिभाषित किया है धर्म को। और ये धर्म की विशेषता है। धारण किया, क्यों धारण किया और किस रूप में धारण किया, इसकी जो विशेषता है ये महाभारत के शांति पर्व में एक सुभाषित में आई, कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। जो पशु और मनुष्य, मानव में जो अंतर है उसको धर्म का ही अंतर बताया है। जहां धर्म खत्म हुआ, जहां धर्म की हीनता हुई, वो पशु के समान जीवन हो गया। इतनी विशेषता धर्म की बताई है। और इस धर्म का पालन हमको क्यों करना है, इसके बारे में भी कई मनीषियों ने अपनी बात रखी। मुनि कणाद कहते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। हाँ, जिससे सिद्ध रूप में अभ्युदय और निश्रेयस मिलता है वही धर्म है। और व्यास मुनि भी कहते हैं, धर्माद अर्थश्च कामश्च स धर्म किम न सेव्यते। ऐसे धर्म की सेवा क्यों ना करें जिससे अर्थ और काम की हमको प्राप्ति हो। तो ऐसा ऐसी धर्म की महत्ता हमारे मनीषियों ने बताई है। हाँ? यतो धर्म ततो जय, धर्मो रक्षति रक्षितः। ऐसे हमने श्लोक तो सुने ही हैं, सुभाषित तो सुने ही हैं। तो ऐसे धर्म का पुरुषार्थ हो हमारे समाज में, हमारे जीवन में, ऐसा धर्म पुरुषार्थ है। इस धर्म के आयाम भी कई प्रकार के रहे हैं और बड़े ही व्यापक आयाम रहे हैं। धर्म विश्व नियम रहा है, विश्व नियम है, विश्व की उत्पत्ति के साथ हुआ है। धर्म स्वभाव गुण धर्म है, पदार्थों की उत्पत्ति के साथ हुआ है। धर्म समष्टि धर्म भी है, जो व्यवस्थाएं और कर्तव्यों को की तरफ हमको लेके जाता है। धर्म आचार धर्म भी है, धर्म संप्रदाय धर्म भी है। हाँ, तो धर्म के इतने व्यापक आयाम हैं, इतनी महत्ता है। इसकी शिक्षा तो सभी को मिलनी चाहिए। हाँ, और इसकी महत्ता इतनी बताई गई कि शिक्षा को परिभाषित करते हुए भी हमने यही कहा कि शिक्षा वही है जो धर्म सिखाती है। हाँ, बाकी सब जो हम सीखते हैं वो धर्म के नियमन में या धर्म के संदर्भ में ही सीखते हैं। तो शिक्षा वही है जो धर्म सिखाती है, इस रूप में शिक्षा को भी परिभाषित किया है। तो जो शिक्षा व्यवस्था की हम बात करते हैं, उसका दायित्व तो ऐसा होना चाहिए कि प्रजा को राष्ट्र धर्म और अन्य धर्मों का पालन करने के योग्य बनाना है।
उसको भारतीय जीवन दृष्टि के आधार पर बनाना है और इस रूप में बनाना है कि वो जीवन दृष्टि सुदृढ़ भी हो। तो जो धर्म पुरुषार्थ की बात है, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, उसके आयाम और शिक्षा इस रूप में रहे, ऐसा तो होना चाहिए। अब इसमें जो दो धर्मों की हमने बात करी, समष्टि धर्म और आचार धर्म। समष्टि धर्म के नियमन में तो अर्थ पुरुषार्थ रहा, आचार धर्म के नियमन में काम पुरुषार्थ रहा। और इसमें जो हम परिभाषित करें काम पुरुषार्थ को, माने अपनी इच्छाओं को व्यवस्थित और नियोजित करने का जो प्रयास है, उसको हम काम पुरुषार्थ बोल रहे हैं। हाँ, और इन व्यवस्थित इच्छाओं की पूर्ति करने का जो प्रयास है, उसको हम अर्थ पुरुषार्थ बोल रहे हैं। सबसे पहले अर्थ पुरुषार्थ पकड़ते हैं और उसका शिक्षा से संबंध देखते हैं। तो जो अर्थ पुरुषार्थ है, उसमें दो प्रकार के प्रयास हो सकते हैं। एक तो माने जो इच्छाओं की पूर्ति के जो प्रयास हैं, एक तो भौतिक पदार्थों से वो इच्छाओं की पूर्ति हो, और दूसरा अभौतिक गुणों और क्रियाओं से उसकी पूर्ति हो। अब जो अर्थ पुरुषार्थ में अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, उसमें भौतिक पदार्थों पर माने हमारा फोकस ज्यादा रहता है। तो धर्म सापेक्ष अर्थ पुरुषार्थ, ऐसा जब हम अर्थ की बात करते हैं, तो उसमें अर्थार्जन सबसे पहला बिंदु आता है कि ये अर्थ का नियोजन कैसे हो कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति, जो व्यवस्थित इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति हो सके। इसमें अर्थार्जन के भी माने उत्पादन हो सकता है, वितरण हो सकता है, नौकरी हो सकती है, और उसमें उत्पादन को तो उत्तम बताया है। इसलिए उत्पादन और हमने ग्रंथों में पढ़ा कि माने 70 से 75% समाज को तो उत्पादन में ही संलग्न रहना चाहिए। हाँ, और ऐसा उत्पादन हो जिसका उपभोग 100% समाज कर सके। इस रूप का उत्पादन और उपभोग रहे, ऐसा अर्थ पुरुषार्थ होना चाहिए। तो इसमें मैं उत्पादन और उपभोग पे थोड़ा अपनी बात केंद्रित करते हुए, क्योंकि ये तो मैंने पूरे समाज में 70% समाज उत्पादन करे और 100% समाज उपभोग करे, तो इस पे तो ज्यादा हमको फोकस करना ही पड़ेगा। तो जो हम धर्म सापेक्ष अर्थ पुरुषार्थ की बात करते हैं, उसमें जो उत्पादन का आयाम है, उसमें मैंने 5 या 6 बिंदु मेरे मन में आते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर अगर ये उत्पादन धर्म सापेक्ष होना है, तो 5 और 6 बिंदु हमको देख के चलना ही पड़ेंगे। पहला, यंत्र को मालिक नहीं बनाना है। दूसरा, श्रम और स्वामित्व की प्रतिष्ठा बढ़ानी है। तीसरा, पर्यावरण और उपभोक्ता के स्वास्थ्य की हानि नहीं होनी है। चौथा, स्थानिक और विकेंद्रित उत्पादन होना है। और पांचवा, कि ये जो भी उत्पादन हो, ये वो विपुलता का उत्पादन हो, इस रूप में उत्पादन होना चाहिए। अगर हम ये सब कर पाए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा उत्पादन धर्म सापेक्ष रहा। उसी रूप में उपभोग करते हुए आय के अनुसार व्यय हो और संयमित उपभोग हो, इस रूप में उपभोग रहा, तो हम कह पाएंगे कि हमने धर्म सापेक्ष अर्थ पुरुषार्थ की ओर उपभोग के आयाम में कुछ काम किया। अभी आज की जो व्यवस्था है, वो इन सब आयामों को तो ध्यान में रखती ही नहीं है। तो इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था हमको करनी है। इसकी शिक्षा हमको सभी को देनी है। और ये शिक्षा माने हमको समाज में जो युवा वर्ग है या वृद्ध वर्ग है या प्रौढ़ वर्ग है, उसको नहीं देनी है। हमको शुरू कहाँ से करना है? बच्चों से ही शुरू करना है। और उस शिक्षा में माने 6 से 7 वर्ष से तो हमको श्रम, कुशलता, नीतिगत आदतें, इस रूप में ये शिक्षा बच्चों तक पहुंचे, ऐसा होना चाहिए। जब तक 10 वर्ष के हों, तब तक अर्थार्जन की निश्चिति हो, इस रूप में प्रयास होने चाहिए। किशोर अवस्था में नीतिगत पहलुओं का विकास हो, 16 से 20 वर्ष में
माने अर्थार्जन के जो सहभागिता के रूप में, जिसको इंटर्नशिप भी बोलते हैं, हाँ, इस रूप में शिक्षा मिले, और 20 से 25 वर्ष तक तो प्रत्यक्ष अर्थार्जन शुरू ही हो जाना चाहिए। और इसके लिए परिवारगत व्यवसाय हो तो बहुत सुंदर, और नहीं तो उद्योगों को जोड़ना है, इस रूप की शिक्षा की व्यवस्था रहे तो हमारा काम हो सकता है। तो अर्थ पुरुषार्थ और शिक्षा इस रूप में हमको नियोजित करनी है। अम, हम ये तो कई बार पढ़े हैं कि संस्कृति और समृद्धि, हाँ, जो धर्म शिक्षा और अर्थ शिक्षा, जो धर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ के साथ हमको मिलता है, संस्कृति और समृद्धि की, संस्कृति के बिना अगर समृद्धि रही तो वो आसुरी हो जाती है, और समृद्धि के बिना संस्कृति रही तो उसकी रक्षा नहीं हो पाती है, वो टिक नहीं पाती है। हाँ, तो हमको इन दोनों का साथ में ही नियोजन करना है, इस रूप में शिक्षा की व्यवस्था करनी है। फिर अगला विषय आता है काम पुरुषार्थ का। हाँ, काम पुरुषार्थ की परिभाषा तो हमने कही, अपनी इच्छाओं को व्यवस्थित और नियोजित करने का प्रयास। अभी इसमें माने हमारा जो प्रयास रहे वो काम का उन्नयन हो और काम की विरक्ति हो, इन दोनों की बात हमने ग्रंथों में पढ़ी है। उन्नयन माने काम जो है वो सुख में परिवर्तित हो, सुख आनंद में और आनंद प्रेम में परिवर्तित हो, इस रूप का उन्नयन होना चाहिए काम का। हाँ, और जो कला का संपूर्ण क्षेत्र है वही उन्नयन का प्रयास है। इसमें संगीत है, साहित्य है, चित्र है, शिल्प है, कलात्मकता, उत्कृष्टता, रसिकता, सौंदर्य बोध, माने इन सब बातों का समावेश हो। इस रूप में ही काम का उन्नयन हम समझते हैं, जानते हैं। इस रूप में ही शिक्षा का भी नियोजन हमको करना चाहिए। उसी रूप में काम की विरक्ति हो, उसकी भी बड़ी महिमा है, उसकी भी साधना है। ऐसे लोग जो काम से विरक्त हो जाते हैं, उनको पूज्य पवित्र मानते हैं। तो माने काम पुरुषार्थ की प्रमुख शिक्षा तो मन के नियमन की शिक्षा रही। उसमें ऐसी शिक्षा बने कि हम सभी को शांत, सद्भावपूर्ण और अनासक्त बना सकें, इसका अभ्यास करा सके। ऐसी शिक्षा हो। सात्विक आहार, सात्विक संगीत, भलमानसता, जप तप स्वाध्याय सत्संग ध्यान, इन सबके उपाय हो। इस रूप में शिक्षा का नियोजन होना चाहिए। तो तीनों पुरुषार्थ, जिसमें हमने धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, और इनकी शिक्षा, इनको त्रिवर्ग कहते हैं, और इनकी शिक्षा की व्यवस्था बैठानी है। तो उसके लिए भी हमको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, व्यवस्था बैठाने के लिए ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुनरुत्थान के इस पुरुषार्थ का स्वरूप ये 5 तपों का स्वरूप है। हाँ, ये ताई बोलती ही हैं कि माने ये पुरुषार्थ हमको इसमें यशस्वी होना है, तो कम से कम 3 पीढ़ियां तो लगेंगी। इसीलिए ये योजना 60 वर्ष की योजना है, 5 तपों की योजना है। हर तप जो है 12 वर्ष का रहा, इस रूप में रहा। 2004 से शुरू हुए इस तप में सबसे पहला तप तो नैमिषारण्य का रहा। अभी नैमिषारण्य, ऋषि शौनक, आचार्य शौनक, इनकी कथा तो हम सभी जानते ही हैं। परंतु आज की स्थिति तो ऐसी नहीं है। आज तो आचार्य शौनक भी नहीं है, और ऐसे 88,000 ऋषि भी नहीं है कि माने जो उस समय हुआ वो आज भी हो सके। तो उसका युगानुकूल स्वरूप का जो पहला तप रहा, उसमें तो यही रहा कि देश भर के विद्वत जनों का ध्रुवीकरण होना चाहिए। हाँ, उनका ध्रुवीकरण करके अध्ययन, चिंतन, मनन, विमर्श, अनुसंधान, ऐसे कार्य देश भर में चले, ऐसा उद्देश्य नैमिषारण्य का रहा। हाँ, और इसमें ज्ञान सागर महाप्रकल्प का लोकार्पण इसका एक परिणाम भी रहा। विद्वत जन संपर्क रहे, गोष्ठियां रहे, विद्वत परिषद बने, ऐसे प्रयास चल ही रहे हैं। तो नैमिषारण्य पहला तप रहा। और इसका मुख्य लक्ष्य तो देश भर के विद्वत जन रहे। दूसरा तप लोकमत परिष्कार का रहा। इस तप का लक्ष्य सर्व सामान्य जन रहे। उनका प्रबोधन करना है, उनके दृष्टि विचार व्यवहार को ठीक करना है। शिक्षा के जो नए प्रतिमान हम
माने विद्वज्जनों के साथ हमने जो नए प्रतिमान स्थापित करने हैं, उनकी स्वीकृति करानी है। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए पुनरुत्थान ने देश भर में अनेक केंद्रों की व्यवस्था करी है। हाँ, अनेक जगहों पर केंद्र स्थापित किए हैं। हाँ, वहाँ कार्यकर्ता रहते हैं, उनके माध्यम से कार्यक्रम चलते हैं। विद्यालयों में समग्र विकास के पाठ्यक्रम चलते हैं। इस रूप में इस तप का काम चल रहा है। लोकमत परिष्कार ये तप आज का तप है। माने 2004 से और 2016 तक का तो पहला तप रहा, 12 वर्षों का। अब जो तप चल रहा है वो लोकमत परिष्कार का चल रहा है। तो इस रूप के जो कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं। अगला जो तप होगा वो कुटुंब सुदृढ़ीकरण या परिवार शिक्षा का होगा। उसका लक्ष्य तो इस रूप में रहेगा कि परिवार फिर से कुल परंपरा, कौशल परंपरा, व्यवसाय परंपरा और वंश परंपरा के वाहक बने। हाँ, समाज व्यवस्था की मूल इकाई बने। इसमें भी अनेक अनेक कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं। विद्या क्षेत्र में भी देखते हैं कि हम जो मैंने जो छात्र युवावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी उचित ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ हुआ है। तो इस रूप में मैंने कई प्रयास चल रहे हैं। और जब कुटुंब सुदृढ़ीकरण का तप प्रारंभ होगा, तब इसका इसका माने ये तप केंद्र बिंदु में आ जाएगा और इसमें और भी बहुत से कार्यक्रम होंगे। तो हमने देखा कि पहले जो 3 तप रहे उसमें हमारे लक्ष्य क्या रहे, विद्वत जन रहे, सामान्य जन रहे, परिवार रहे। इनकी जो उर्वरा भूमि है उसको तैयार करने के तप रहे। और इसके आधार पर ही अगले 2 तप हमारे क्रियान्वित होंगे, जो है आचार्य निर्माण और गुरुकुल निर्माण के। अभी इन लोगों में से ही आचार्य आएंगे और जब उनका निर्माण करना है तो उनके निर्माण की प्रक्रिया भी उस रूप में रहे कि उनका लक्ष्य ऐसा रहे कि दायित्व बोध युक्त ज्ञान संपन्न राष्ट्रीय शिक्षक हम बना सकें। अध्ययन योजना जो हमारी चल रही है ये माने इसी का एक हिस्सा है, इसी रूप में ये चल रही है। और इन आचार्यों के आधार पर ही गुरुकुल निर्माण हो, ऐसे गुरुकुल हो जिसमें पूर्ण रूप से भारतीय शिक्षा दी जा सके। हाँ, इसके भी प्रयोग तो शुरू हो ही गए हैं। हाँ, विद्या क्षेत्र एक प्रयोग है। बीकानेर में भी एक प्रयोग प्रारंभ हुआ है। इस रूप में ये प्रयोग तो चल ही रहे हैं। और ये जो पांचों तप हैं, इनमें से किसी भी समय में एक तप तो मुख्य रहेगा और बाकी तप भी साथ साथ में उनके प्रयोगात्मक रूप में चलेंगे। जो हमारी 50% शक्ति है वो जो मुख्य तप है उसमें लगेगी और बाकी तपों में माने 12.5% शक्ति लगे। इस रूप में ये सब काम आगे चलेंगे और इन पुरुषार्थों में हम सब यशस्वी हों, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करूंगा। अ, जी। जी मन। किसी को कोई प्रश्न है मनु जी के लिए? नमस्ते मनु जी। नमस्ते मधुसूदन जी। आपने 2 विषयों को जोड़कर एक किया और बहुत नया विषय तैयार हो गया, पुरुषार्थ के लिए शिक्षा और शिक्षा के लिए पुरुषार्थ। सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसमें 2 चीजें आपने कही अभी जो पुनरुत्थान की योजना में लेकर विद्वज्जन और ध्रुवीकरण को लेकर। जी। एक तो मेरा प्रश्न मैं दोनों प्रश्न एक साथ ही बता देता हूँ। एक विद्वज्जन से मतलब तात्पर्य क्या, हम क्या मानते हैं विद्वज्जन जैसे क्या, उसको एक अगर स्पष्ट करना चाहें तो कैसे? दूसरा राष्ट्रीय शिक्षक आपने कहा कि हमें राष्ट्रीय शिक्षक की आवश्यकता रहेगी इन सबकी, तो राष्ट्रीय शिक्षक के 2 या 3 गुण आपकी नजर में क्या होने चाहिए, तो जी। जिनको हम राष्ट्रीय शिक्षक कह सकते हैं? जी। 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 तो विद्वज्जन माने माने जो आज की परिभाषा में इंटेलेक्चुअल्स हम बोलते हैं, उससे तो मेरा तात्पर्य नहीं है। लिबरल इंटेलेक्चुअल्स जिनको हम बोलते हैं, उससे मेरा तात्पर्य नहीं है। विद्वज्जन वो हुए जिन्होंने भारतीय जीवन दृष्टि को अपनाते हुए अपनी शिक्षा, अपने विचार, अपनी समझ को नियोजित किया है। विद्वज्जन वो हुए जिन्होंने इनके प्रसार में
अपना जो अपनी जो शक्ति है, अपना जो बल है उसमें लगाया है। उसमें या तो उन्होंने इस तरह के शिक्षा प्रकल्प शुरू करे, प्रयास शुरू करे, या फिर उन्होंने अपने व्यवसाय में उस तरह के काम करने शुरू किए जिससे भारतीयता उस व्यवसाय में परिलक्षित हो सके, या ऐसे काम किए जिसमें समाज का प्रबोधन हो सके, इस रूप में अपने कार्य किए, या ऐसे कुछ अनुसंधान किए जिसमें कुछ ऐसे भारतीय शिक्षा से संबंधित, भारतीय कलाओं से संबंधित या भारतीय व्यवस्थाओं से संबंधित ऐसी कुछ बातें रहीं जिनको युगानुकूल बनाने के प्रयास रहे, जो हमारे तत्वों को, सिद्धांतों को समझते हैं। हाँ, और आज की जो परिस्थिति है देश की उसको समझते हैं। ऐसे जनों को विद्वत जन में परिभाषित कर, ऐसे विद्वत जनों को खोज कर उनका ध्रुवीकरण करना, ऐसा मेरा अभिप्राय रहा, ऐसी मेरी समझ है। दूसरा आपने पूछा कि राष्ट्रीय शिक्षक के कुछ लक्षण किस रूप के हो सकते हैं। मैंने हमने पढ़ा कि शिक्षक के तो कई स्तर हैं। हाँ, एक वेतनभोगी शिक्षक, दूसरे विषय के शिक्षक, तीसरे छात्र के शिक्षक, फिर गुरुकुल के शिक्षक, और फिर हमने राष्ट्र के शिक्षक। और हमने जो शिक्षक बनाने हैं वो राष्ट्र के शिक्षक बनाने हैं। राष्ट्र के शिक्षक माने राष्ट्र की क्या आवश्यकताएं हैं, इसकी समझ होना। राष्ट्र में जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होने के क्या अवरोध हैं, उसकी समझ होना। और उनकी पूर्ति जो है भारतीय ज्ञान धारा के अनुसार ज्ञानात्मक रूप से कैसे हो सकते हैं, उसकी एक समझ होना। और ये उपाय करने के लिए किस रूप की शिक्षा, किस तरह की शिक्षा किसको देनी है। ये शिक्षा छात्रों के लिए भी हो सकती है, ये शिक्षा युवाओं के लिए भी हो सकती है, ये शिक्षा प्रौढ़ों के लिए भी हो सकती है, वृद्धों के लिए भी हो सकती है। माने हर स्तर की शिक्षा, और वो राष्ट्र के संदर्भ में, राष्ट्र की आवश्यकताओं को देखते हुए, वैश्विक संदर्भ में राष्ट्र को क्या करना है इस रूप में देखते हुए, इसकी जो समझ बैठे, और उसके अनुसार वो विषयों को तैयार करें, उसके अनुसार वो छात्रों को तैयार करें, उसके अनुसार वो गुरुकुल और समाज की व्यवस्थाओं में अपना योगदान दें। ऐसे राष्ट्रीय शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी। जी, नमस्ते मनु जी। नमस्ते संदीप जी। पांचों तत्वों की योजना में मोक्ष पुरुषार्थ को आप कैसे देखते हैं? इसके अंदर आपने सोचने को एक नया आयाम तो खोल दिया है, तो इसमें हमारा मोक्ष पुरुषार्थ जो है वो अगर हम करें, समझे, उस पर चिंतन करें तो वो कैसे आ रहा है? हाँ, मैंने मोक्ष पुरुषार्थ मुझे तो इस रूप में समझ में आता है कि धर्म, अर्थ और काम, इन पुरुषार्थों को हमने ठीक से व्यवस्थित किया अपने जीवन में तो मोक्ष की तरफ दिशा जाती है। मोक्ष पुरुषार्थ के लिए विरक्ति का भाव हो, इस रूप में माने जो हम काम की हमने बात करी, काम पुरुषार्थ में काम पुरुषार्थ से विरक्ति, उसकी जो महिमा बताई और उस दिशा में हम बढ़ पाए तो हम मोक्ष की दिशा में बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उसके लिए जो हमारे वर्णाश्रम है और उसमें भी जो संन्यस्त आश्रम है, हाँ, वो विरक्ति वाला आश्रम है। तो हम उस दिशा में हम बढ़ पाए, ऐसे आश्रम व्यवस्था को हम स्थापित कर पाए। और इस आश्रम व्यवस्था में संन्यस्त आश्रम के लिए हमको क्या तैयारी करनी है, इस तैयारी की शिक्षा हम जो है पहले आश्रमों में दे पाए, ऐसा हम कर पाए तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। शिक्षा से मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा हमें मोक्ष की दिशा में अग्रसर तो कर सकती है, लेकिन मोक्ष दिलाने के लिए माने शिक्षित होना ये अनिवार्यता नहीं है।
लेकिन उस दिशा में हम डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, प्रामाणिकता पूर्वक बढ़ सकते हैं, ऐसा तो हो सकता है। जिसने शिक्षा प्राप्त करी इस रूप की, उसको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन शिक्षा मिली इसलिए हम मोक्ष के पथ पर अग्रसर हुए, इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इस रूप की व्यवस्था रहे, मोक्ष जो है वो मुझे एक लीप ऑफ फेथ जैसा लगता है, कि मैंने ऐसा समय आएगा जब माने कूदना ही पड़ेगा, हाँ, जब तक कूदेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। और उस समय को आने के लिए वहां हम तेजी से पहुंच पाए, एक व्यवस्थित रूप में पहुंच पाए, शिक्षा का यही प्रयोजन है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा एक प्रश्न है मनु। तो जो मुझे समझ में आया आपके वक्तव्य से वो है कि रिनंसिएशन और सत्वगुण जो आपने जैसे बताया, ये दो पे आपका काफी फोकस रहा। एक तो विरक्ति अभी आपने बोला, संन्यास के बारे में बोला, और सत्वगुण के अनासक्त और शांत, ऐसे आपने बातें रखी। तो एक राष्ट्र के संदर्भ में, या एक हम अगर काम और अर्थ की बात करें, पुरुषार्थों की, उसके संदर्भ में रजस जो गुण है उसका क्या महत्व है? मैंने रजस गुण जो है वो क्रियाशीलता का गुण है। मैंने काम करना है, और जिसको बोलते हैं ना, शिद्दत से काम करना है, हाँ, तो वो रजस गुण का एक स्वभाव है। उस रूप में उसको देखना है। अभी इसमें जो व्यवस्थिति करनी है, उसके लिए जो जो पुरुषार्थ है, ये जो पुरुषार्थ होंगे ना, ये माने एक रूप में रजोगुण के पुरुषार्थ, जो क्रियाएं करनी है वो एक रूप में रजोगुण से सत्वगुण की तरफ बढ़ना, और सत्वगुण से भी विरक्ति की तरफ बढ़ना, इस रूप में इसका माने क्रम रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये क्रम तो हमको करना ही पड़ेगा, ये क्रम व्यवस्थित क्रम है। अभी इसमें जो विरक्ति है या मोक्ष की प्राप्ति है, वो उस रूप में भी हो सकती है कि मैं हिमालय में जाकर तपस्या करूं और मोक्ष की प्राप्ति करूं, वो भी एक तरीका है। लेकिन देश की आज जो स्थिति है, राष्ट्र की आज जो स्थिति है, उसमें रज से सत्व और सत्व से विरक्त, इस रूप में, हाँ, क्रिया से शुरू होना, कर्म योग में संलग्न होना, और कर्म योग से के माध्यम से हम मोक्ष की तरफ जाएं, इसका इसकी प्रधानता है, ऐसी आज राष्ट्र की आवश्यकता है। हम जब आचार्य बन रहे हैं तो मैंने राष्ट्र की किस रूप की आवश्यकता, राष्ट्रीय आचार्य जब हम बने तो राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, इस पर ध्यान देते हुए अपने कार्य का नियोजन करें, अपनी योजनाएं बनाएं। उसमें ये जो क्रिया आधारित काम है, मैंने जो काम करने, जो पुरुषार्थ हैं, या अर्थ के भी और काम के भी और धर्म के भी, इन पर ही काम करके हम मोक्ष की तरफ जाए, ये राष्ट्र की आवश्यकता है। तो ऐसा कभी समय आएगा कि ये सभी व्यवस्थित हो जाए, और फिर हम एक ऐसे आचार्य बने कि हम माने हिमालय में जाकर भी मोक्ष प्राप्त कर सके। लेकिन आज आज राष्ट्र की स्थिति ऐसी नहीं है, तो हमको इस रूप में काम करना है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुनि जी के प्रश्न से मैं जो पूछ रहा था उसका उत्तर आया। जी, मेरा एक प्रश्न है। मनु जी, जी, धन्यवाद। आपने पुनरुत्थान विद्यापीठ के तपों के बारे में बात किया और जी, बोला अगला तप कुटुंब सुदृढ़ीकरण का होगा। पर आज के परिवेश में जब कुटुंब की परिभाषा ही बदल गई है, कुटुंब
की व्यवस्था खंडित हो गई है और आज हम न्यूक्लियर फैमिलीज ही देख पा रहे हैं हमारे अगल बगल में। तो ये कुटुंब सुदृढ़ीकरण कैसे संभव होगा ऐसे परिस्थिति में, और आपका क्या विचार है इसमें कि हम कैसे इसको कर पाएंगे? नहीं, मुझे इसमें दो बातें बड़ी मुख्य लगती हैं। एक तो जो लोकमत परिष्कार का जो तप चल रहा है, उसमें हम लोगों का प्रबोधन किस रूप में कर पाते हैं। कुटुंब के जो पीढ़ियां, फिर दो पीढ़ियां, फिर एक पीढ़ी, और फिर हम तो अलग ही रहेंगे, उस रूप की हो गई है। तो वो जो परिभाषा है वो समझ जो है हमारी बने, उसी को मैं सोचता हूँ कि मैंने इसीलिए क्रम भी यही रहा है। लोकमत परिष्कार के बाद ही कुटुंब व्यवस्था का तप है, कुटुंब सुदृढ़ीकरण का तप है, ताकि उस तरह की हम उर्वरा भूमि तैयार कर सकें कि हम ऐसी बात कर भी पाए। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात मुझे लगता है कि जो अर्थव्यवस्था है और उसमें भी जो परिवारगत व्यवसाय की व्यवस्था है, उसका बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। तो हम जो भी नियोजन कर रहे हैं, जिस तरह की शिक्षा भी हम दे रहे हैं या जिस तरह के अर्थ की भी हम बात कर रहे हैं, उसमें हम परिवारगत व्यवसाय को, माने आज हम मारवाड़ी समाज में तो देखते ही हैं, कि परिवार व्यवसाय माने बड़े अच्छे से बैठा हुआ है। उस तरह के सिस्टम्स को, उस तरह की व्यवस्थाओं को हम माने आज मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण जो कुटुंब व्यवस्था के बिगड़ने का है, वो अर्थव्यवस्था का रहा है। और उसमें ये हो गया है कि क्योंकि परिवारगत व्यवसाय खत्म हो गए हैं, परिवार का हर आदमी अपना अलग व्यवसाय करता है, और वो उसका मूल कारण बन गया है कि माने परिवार अलग अलग और बिखरने लगे हैं। तो कुटुंब व्यवस्था के लिए जो उर्वरा भूमि हमको तैयार करनी है, वो मुझे लगता है कि लोकमत लोकमत परिष्कार के माध्यम से और परिवारगत व्यवसाय, ऐसे उदाहरण, ऐसे सफल उदाहरण, माने आज हम देखते हैं कि हम अंबानी को तो हम बोलेंगे ना परिवारगत व्यवसाय करते हैं, हालांकि वो धर्म सापेक्ष उतना नहीं है या उतनी समझ के साथ नहीं है, लेकिन परिवारगत तो है। हाँ, तो मैंने इस तरह के हम उदाहरण आम सामान्य जनों में स्थापित कर पाए, तो मुझे लगता है कि वो भूमि हमारी तैयार होगी जिसमें कुटुंब सुदृढ़ीकरण की हम बात कर पाएंगे। मनु भाई, मेरा एक प्रश्न है। आपने धर्म की उत्पत्ति के बारे में कहा कि सृष्टि के साथ ही धर्म की उत्पत्ति हुई। हमारी धर्म चर्चा में दो संज्ञाएं आती हैं, सृष्टि धर्म और समष्टि धर्म। इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में दो चार वाक्य में ही बता सकते हैं? जी ताई, तो ताई जब मैं अपनी समझ बताता हूँ ताई, आप ठीक करिएगा उसको। हाँ, ठीक। हाँ, तो मैंने जब विश्व की उत्पत्ति हुई और विश्व को चलाने के लिए जो नियम बने, उनको विश्व नियम कहा। पदार्थों की उत्पत्ति हुई, पदार्थों के जो स्वभाव और गुण रहे उनको हमने गुण धर्म और स्वभाव धर्म कहा। तो ये तो मैंने जब उत्पत्ति हुई और उसको धारण करने के लिए जो भी उनके स्वभाव या नियम रहे, वो तो धर्म का एक आयाम रहा, जिसको हमने सृष्टि धर्म कहा। दोनों को मिलाकर जिसमें हमने गुण धर्म और विश्व नियम बनाकर, ये तो सृष्टि धर्म हुए। जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उसमें मनुष्य जीवन रहा और उसकी जो व्यवस्थिति हुई समाज के रूप में, और उस व्यवस्थिति को धारण करने के लिए जो भी नियम बनाए गए, उनको हमने समष्टि धर्म कहा। और इसमें दो प्रकार के माने
दो विभाग हो सकते हैं समष्टि धर्म के। एक तो व्यवस्था धर्म, जिसमें हम शिक्षा व्यवस्था की भी बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की भी बात करते हैं, इन सभी व्यवस्थाओं की बात करते हैं। और दूसरा हुआ कर्तव्य धर्म, जिसमें मेरे कितने ही रोल्स हैं समाज में, परिवार में, जितनी भी भूमिकाएं मैं निभा रहा हूं उसमें हर भूमिका में एक कर्तव्य के रूप में मेरा धर्म है। और जब इनमें क्लैश होता है तो हम बोलते हैं धर्म संकट हो गया, करके हम बोलते हैं। तो समष्टि धर्म तो समाज को व्यवस्थित करने के लिए कर्तव्य धर्म और व्यवस्था धर्म के रूप में समष्टि धर्म रहा, और विश्व नियम और गुण धर्म के रूप में सृष्टि धर्म रहा। ऐसी मेरी समझ है ताई। जी, समझ ठीक है। एक वाक्य ही कहते तो सारा स्पष्ट हो जाता। सृष्टि धर्म तो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हुआ। सृष्टि की धारणा करने के लिए, उसी प्रकार से समाज की धारणा करने के लिए, अर्थात मनुष्यों के जीवन की धारणा के लिए सृष्टि धर्म के अनुसरण में हमारे ऋषियों ने समष्टि धर्म की रचना की अथवा निरूपण किया। इतना ही दो में अंतर है। समष्टि धर्म मनुष्यों के लिए है, सृष्टि धर्म समस्त सृष्टि के लिए है, धारणा करने के हिसाब से। इतनी स्पष्टता करने की मुझे आवश्यकता लगी। हाँ, मुझे नहीं पूछना है और प्रश्न। जी ताई, किसी को और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो ताई यहीं पे आज की बैठक अभी रोकते हैं।